हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रक्चरल इनसाइट्स। आज हम देखेंगे कि IAS 456 में फायर रेटिंग कैसे दी हुई है कंक्रीट स्ट्रक्चर्स की, और जो फायर रेटिंग दी हुई है उसका मतलब क्या है, उससे हम क्या इंटरप्रेट करते हैं। 2 आवर फायर रेटिंग, 3 आवर फायर रेटिंग, क्या मतलब है इसका, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो सीरीज है IAS 456 2000 के कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस को लेके, जो क्लॉजेस हमको डे टू डे लाइफ में यूज़ पड़ते हैं और हमको पता ही होने चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ क्लॉज आपको स्पेसिफिकली उस पर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी बिल्डिंग का जो फायर रेटिंग होता है वो 2 तरीके से डिसाइड होता है। एक तो मिनिमम डायमेंशन ऑफ द मेंबर एंड दूसरा इज द नॉमिनल कवर। तो फायर रेटिंग के लिए पहला क्लॉज आता है एक डायग्राम से, फिगर 1 पे आते हैं। बहुत सिंपल है, नॉट वेरी डिफिकल्ट। देखिए ये आ गया फिगर 1, ये है हमारा फिगर 1। इसको पहले पढ़ते हैं। फिगर 1, मिनिमम डायमेंशन ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर्स फॉर फायर रेजिस्टेंस। तो इसमें क्या दिया है कि देखिए बहुत सारे सेक्शन बनाए हुए हैं। पहला सेक्शन है, बताइए किसका है। ये एक रेक्टेंगुलर कॉलम है, ठीक है। इसका डायमेंशन दिया हुआ है विड्थ, मिनिमम डायमेंशन दिया है, इसको हमने 20 से रिप्रेजेंट किया है। फिर दिया है टी बीम। टी बीम होता है जो एक्चुअली बीम, टोटल बीम तो इतना है पर उसका टॉप पार्ट में ही आपका फ्लैंजेस निकला हुआ है स्लैब का, तो इसको बोलते हैं टी बीम। इसका जो विड्थ है वो भी दिया हुआ है। फिर आ जाइए, एक सॉलिड स्लैब है और एक ये हमारी रिब्ड वेफल स्लैब है। इस तरीके से वेफल स्लैब्स होती हैं, वेफल की तरह दिखती है नीचे से, उनका ये इस तरह की डायमेंशन है। उसका जो BW है उसका विड्थ है। इसका स्लैब का जो डेप्थ है दैट इज़ D, ठीक है। और ये है कॉलम्स, ये हमने स्लैब डिस्कस किया, यहाँ पे हमने बीम्स डिस्कस किया। तो जो कॉलम है, कॉलम में थोड़ा सा है, ट्रिकी है, समझिए इसको। ये है फुली एक्सपोज्ड। फुली एक्सपोज का मतलब है कि जब फायर लग रही है तो इस कॉलम पे फायर कहीं से भी लग सकती है। इसके जो पूरी पेरिफेरी है, कॉलम की पूरी पेरिफेरी है, उस पर फायर कहीं से भी लग सकती है। इट इज़ कम्प्लीटली एक्सपोज टू द फायर। फायर लगेगी तो चारों तरफ से लगेगी, ठीक है। फिर ये हो गया सर्कुलर कॉलम, ये भी फुली एक्सपोज है तो फायर कहीं से भी लग सकती है, ठीक है। अब आ जाइए 50% एक्सपोज्ड, जो उसका 50% पेरिफेरी है उसी पे फायर लग सकती है। बाकी का जो 50% है वो सेफ़ है। सेफ़ कैसे है, यहाँ एक वॉल बनी हुई है, तो इसको थोड़ा सा मैं क्लियरली बनाती हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए आपने एक वॉल बनाया हुआ है, ये वॉल है, वॉल ने इसको प्रोटेक्शन दिया है यहाँ फायर से। इनफाइनाइट प्रोटेक्शन नहीं है ये भी एक लिमिट है। पर जो आप रेटिंग डिसाइड कर रहे हैं कि कॉलम का रेटिंग फॉर अ गिवन फायर रेटिंग जो है 2 घंटे की रेटिंग है या 3 घंटे की रेटिंग है, उसकी उस टाइम के लिए ये प्रोटेक्ट रहेगा। फिर है 1 फेस एक्सपोज। जब आपका कॉलम पूरा का पूरा वॉल के अंदर है तो एक फेस आपकी एक्सपोज्ड है, तो वो जो एक फेस एक्सपोज्ड है उस पर ही फायर लगेगी, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं 1 फेस एक्सपोज। इसकी कंडीशन अलग है। तो ये 3 कंडीशन बनती है फायर के केस में, 1 कॉलम्स आर देयर। तो आप देखिए, आ जाइए टेबल पे। पहला है फायर रेजिस्टेंस। कैसे मिलता है फायर रेजिस्टेंस को हम डिफाइन कैसे करते हैं, इन टर्म्स ऑफ एच। एच क्या है, आवर। क्या है एच, आवर। तो ये मतलब क्या है एक्चुअली इनका, समझ रहे हैं आप। ये दिया है 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4 आवर्स। इसका मतलब क्या है, इसका छोटा सा मतलब इतना ही है कि आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका बीम लीजिए, स्लैब लीजिए, कॉलम लीजिए, कुछ भी स्ट्रक्चर लीजिए, वो 2 घंटे तक उसका स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बना रहेगा। मतलब 2 घंटे तक जो जिस चीज़ के लिए आपने उसको डिज़ाइन किया है, वो 2 घंटे अगर स्ट्रक्चर फायर के अंदर है, उसका फायर रेटिंग 2 घंटे है, तो वो 2 घंटे तक उसका स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बना रहेगा। मतलब वो जो लोड उसके ऊपर है, ऊपर की फ्लोर के जो लोड्स आ रहे हैं, वो सारे लोड्स को वो सहन कर लेगा। डिफॉर्मेशंस विल नॉट बी एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डिफॉर्मेशंस नहीं होंगे। और जो फायर है, मान लीजिए एक रूम है, उस रूम में कुछ कॉलम्स हैं, कुछ बीम्स है, कुछ स्लैब है, उनका कुछ फायर रेटिंग है 2 घंटे। तो अगर उस रूम के अंदर 2 घंटे तक फायर लगी हुई है तो वो उस रूम के बाहर नहीं जाएगी। 2 घंटे तक फायर उस रूम के अंदर ही रहेगी, उसके बाद बाहर जाना शुरू होगी। और एक और इसका मतलब ये भी रहता है कि आपका जो इवैक्यूएशन टाइम है वो 2 घंटे है। मतलब 2 घंटे तक आप उस बिल्डिंग को खाली करा सकते हैं, 2 घंटे तक बिल्डिंग खड़ी रहेगी, ठीक है। इसमें सिर्फ हम फायर लोड की बात कर रहे हैं, ओनली फायर लोड। अगर बिल्डिंग में आग लगी है, वो आग, उसमें ब्लास्ट काउंट नहीं है, ठीक है। ब्लास्ट के कारण प्रेशर आता है, हम प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फायर की बात कर रहे हैं। तो फायर 2 घंटे तक लगी हुई है। अब 2 घंटे अगर उसका इवैक्यूएशन फायर रेटिंग है तो अब 2 घंटे तक बिल्डिंग को खाली करा सकते हैं। 2 घंटे तक बिल्डिंग के अंदर
जो फायर है कंटेन रहेगी पर्टिकुलर रूम के अंदर या किसी फैसिलिटी के अंदर फायर है तो वो 2 घंटे तक कंटेन रहेगी, ज़्यादा फैलेगी नहीं और उसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी इंश्योर रहेगी। तो मतलब आप समझ लीजिए 3 पॉइंट पे हम बात कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी इंटैक्ट रहेगी, नंबर 2 है फायर कंटेनमेंट, और नंबर 3 है सेफ इवैक्यूएशन। ठीक है, इसको हम एक्चुअली लैब में टेस्ट करके निकालते हैं कि इतना साइज़ लिया तो कितनी देर तक रुका, तो ये सब लैब टेस्ट से आता है, दिस इज द लैब टेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, अभी आ जाइए मिनिमम विड्थ। अभी बीम के बारे में बात करेंगे, तो बीम के केस में हम लोग क्या फायर रेटिंग में क्या फिक्स कर रहे हैं, बीम के केस में हम विड्थ फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये बीम के केस में हमने विड्थ डिसाइड कर दी है, तो ये विड्थ ये दी हुई है 200 200 200 200, 2 घंटे तक आपको 200 मिलती है। ठीक है, 2 घंटे तक आपको 200 मिलती है, उसके आपको 200 3 घंटे के लिए 240 मिनट देनी है और आपको 4 घंटे के लिए 280 मिनट देनी है। फिर आ जाइए रिब्स जो आपकी ये बीम्स हैं, टी बीम्स हैं, उनके लिए भी जो ये दोनों बीम्स हैं इनके लिए आपको यही कॉलम फॉलो करना है, फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फिर आ जाइए रिब विड्थ ऑफ द स्लैब बी डब्ल्यू। तो अगर आपकी ये वाली वेफल स्लैब है तो आपका बी डब्ल्यू कितना होना चाहिए, ये दिया हुआ है। अगर आपकी स्लैब है उसका डी कितना होना चाहिए तो वो ये दिया हुआ है। फिर आपका कॉलम डायमेंशन, कॉलम के केस में इससे मैंने बताया था कि 3 कंडीशन बनती है, फुली एक्सपोज्ड, 50% एक्सपोज्ड, 50% एक्सपोज्ड। फिर आपका 50% एक्सपोज्ड है, फिर 1 फेस एक्सपोज्ड, तो 1 फेस एक्सपोज्ड, तो ये ऐसे हो जाता है। इसके बाद आ जाइए वॉल थिकनेस। वॉल का जो थिकनेस है, ये जो वॉल है इसका जो थिकनेस है, तो वॉल की थिकनेस के लिए क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका रीइंफोर्समेंट परसेंटेज, पी इज़ द रीइंफोर्समेंट परसेंटेज इन द वॉल, अगर 0.4% से कम है तो आपके साइज़ थोड़े ज़्यादा होंगे और आपका परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट 1% से ऊपर है तो आप कम साइज़ में भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 175 है तो यहाँ पर 100 ही है और बीच में कुछ है तो आप बीच में कुछ साइज़ दे सकते हैं, इस तरीके से दिया हुआ है। तो ये आपका एक क्लॉज एक तरीका हो गया। ये आपका जो फिगर 1 है किस पेज पे दिया है देख लीजिए, 34 नंबर पेज पे दिया है। इसके बाद दूसरा एक क्लॉज दिया हुआ है, उसमें आते हैं एक टेबल दिया हुआ है फॉर नॉमिनल कवर्स। ये रहा वो टेबल नंबर 16A। ये भी बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए इसमें बोल रहा है कि नॉमिनल कवर टू मीट द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ फायर रेजिस्टेंस। जो हमने फायर रेजिस्टेंस टेबल देखा था वही है ये। इसके बाद देखिए क्या बीम्स हैं, स्लैब्स हैं, रिब्स हैं और कॉलम्स हैं। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं इनका डेफिनेशन। इनके केस में आपका जो अगर बाउंड्री कंडीशन क्या है, तो बाउंड्री कंडीशन हम सभी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी बीटेक में। बाउंड्री कंडीशन होता है कि सिंपली सपोर्टेड है या फिर फिक्स्ड है या फिर कंटिन्यूस है। ठीक है, तो आपका अगर बीम कंटिन्यूस है तो आपका जो कवर की रिक्वायरमेंट है वो रिलेटिवली कम हो जाती है आफ्टर 1.5 का, तो आपकी रिक्वायरमेंट कंटिन्यूस के लिए कम हो जाती है फायर रेटिंग में। यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे 30 है बस फॉर 2 आवर फायर रेटिंग। तो यहाँ पे आ जाइए और स्लैब्स है अगर, तो स्लैब्स में देखिए आपकी अगर 1 घंटे की रिक्वायरमेंट है तो आपकी कंटिन्यूस और सिंपली सपोर्टेडली सेम है, अदरवाइज थोड़ी कंटिन्यूस में कम हो जाता है। रिब्स में भी ऐसा ही है, थोड़ा सा रिब्स का जनरली कंटिन्यूस का कम रहता है और सिंपली सपोर्ट का ज़्यादा होता है। फिर आ जाइए कॉलम्स का। कॉलम में सेम है, आप 0.5 आवर का रेटिंग दीजिए या आप दीजिए 4 आवर का, आपको 40 एम का कवर देना ही देना है। अब ये कवर कौन सा है, ये है नॉमिनल कवर। क्या नॉमिनल कवर आप बताएंगे नॉमिनल कवर क्या होता है, आपको पता है? देखिए डेफिनेशन देखिए एक बार, ये है नॉमिनल कवर का डेफिनेशन। Nominal cover is the design depth of concrete cover to all the steel reinforcement, including links. It is the dimension used in the design and indicated in the drawings. It shall not be less than the diameter of the bar. तो ये सिंपल है, ऑलरेडी सब कुछ बता ही दिया है इस डेफिनेशन में। आपके पास एक कॉलम है या बीम है, कुछ भी आप लीजिए, बीम लीजिए कॉलम लीजिए, डजेंट मैटर। आपने अगर बीम बनाया उसके बाद आपने उसको रीइंफोर्समेंट दिया, कॉलम बनाया, मान लीजिए कॉलम है, मैं कॉलम बनाती हूँ, आप बीम समझ लीजिए जैसा आपको समझ में आता है। इसके बाद हमने इसको रीइंफोर्समेंट दिया, ठीक है, ऐसे देते हैं। तो ये रीइंफोर्समेंट कुछ ऐसे जाएगा, एक्चुअली डबल लाइन देखते हैं तभी इसको पता चलेगा। मान लीजिए ये स्ट्रप ही है, ऊपर तक गया है, यहाँ पे भी ऊपर तक गया है। तो अगर मैं इसका कवर बताना चाहूँ आपको कि इसमें
नॉमिनल कवर क्या है? तो नॉमिनल कवर है ये और ये, जो पतला करते हैं इसको, नॉमिनल कवर है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है हमारा नॉमिनल कवर। तो ये हमको टेबल में दिया हुआ है। चलिए, ये हो गया फायर रेजिस्टेंस एज पर IS कोड। और एक्चुअली कवर जो दिए हुए हैं नॉमिनल कवर्स, ये यहाँ भी दिए हुए हैं, ठीक है, ये दिए हुए ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से। ड्यूरेबिलिटी क्या होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। एंड आपको अच्छा लगा हो तो बताइए, और कोई क्लॉज आपको कवर करना हो IS 456 तो बताइए, हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू।